Hello everyone, I am Jyoti Acharya. I welcome to all Learn and Succeeder चैनल। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एज वेल एज जुडिशरी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। इस क्लास में हम डील करेंगे जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस, इसके सोर्स और इसके स्कूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास को। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस का क्या मीनिंग है? तो जूरिस्प्रूडेंस शब्द लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है, जिसमें जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ विधि का ज्ञान। अब विधि शास्त्र के जो जनक है वो कौन है? वो है बेंथम। और अंग्रेजी विधि शास्त्र के जो जनक है वो है ऑस्टिन। तो अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेंथम की डेफिनेशन को देखते हैं। इन्होंने विधि को दो भागों में विभाजित किया है, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक। व्याख्यात्मक विधि वो है जो संप्रभु का आदेश है या विधि जैसी है वैसी। निर्णयात्मक विधि क्या है? जो विधि की नैतिकता कि विधि ऐसी होनी चाहिए। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र सकारात्मक कानून का दर्शन है। इनके अनुसार विधि शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य जो सभी के लिए सामान्य है, विशेष जो विधि का विशेष भाग। सामान्य में जैसे बीएनएस है वो सभी भारतीयों पर लागू है। और जैसे बात करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो ये राजस्थान के स्पेशली राजस्थान के लोगों के लिए है। हॉलैंड विधि शास्त्र सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान है। अल्पियन विधि शास्त्र मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान और न्याय अन्याय एवं उचित तथा अनुचित का विज्ञान है। अल्पियन एक रोमन दार्शनिक थे। इन्होंने विधि को न्याय अन्याय उचित अनुचित से कानून की नैतिकता मान लीजिए इसको, कि इन्होंने ये बताया है कि विधि वो है जो उचित अनुचित का ज्ञान करवाती है। सामंट सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। सामंट के अनुसार जो इन्होंने सिविल विधि का नाम दिया है या नागरिक विधि, इसका संबंध इन्होंने राज्य को माना है कि राज्य की विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। इन्होंने भी कानून को दो भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में इन्होंने विधि सिद्धांतों का पूरा निकाय है और विशिष्ट भाग या अंश के सिद्धांत। जूलियस स्टोन ने इसे लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहा है। जैसे जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट्स है, वो अपने केस में नई नई खोज करते हैं, नई नीतियों को लाते हैं, आदर्श विधि की आदर्शों नैतिकता की बात करते हैं। तो इसलिए उन्होंने विधि शास्त्र को अधिवक्ता की बाह्यदर्शिता का दर्शन बोला है। पैटर्न विधि शास्त्र विधि से संबंधित एक अध्ययन है। एलन विधि शास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। कीटन विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। सिसरो विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। डायस एवं ह्यूज विधि शास्त्र विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा है। स्टेमलर विधि एक इच्छा शक्ति है जो उन व्यक्तियों की इच्छा से संबंधित है जिसके लिए यह बनाई गई है। अब बात करते हैं विधि के स्रोत की। सालमंड के अनुसार विधि के दो स्रोत होते हैं, भौतिक और औपचारिक। भौतिक स्रोत को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, विधिक और ऐतिहासिक स्रोत। विधिक स्रोत में पहले आता है प्रथागत कानून, फिर आता है पूर्व निर्णय और थर्ड नंबर पर आता है विधान या विधायन, और दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत होते हैं कि जो विधि की वैधता या अधिकार को प्रभावित किए बिना विधि के विकास पर प्रभाव डालते हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से विधि को
प्रभावित करते हैं। और औपचारिक जो स्रोत है, तो औपचारिक स्रोत आज के आधुनिक युग में विधि के औपचारिक स्रोत न्यायिक मिसालें हैं। अब बात करते हैं विधि के स्रोत के रूप में प्रथा या रीति रिवाज की। विधि का पहला स्रोत प्रथा है, जो वर्तमान की विधि प्रणाली की नींव के रूप में काम करती है। रीति रिवाजों को अलिखित नियमों या प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका लोगों द्वारा व्यापक रूप से पालन किया जाता है और जो अनिवार्य प्रकृति के होते हैं। प्राचीन काल में लोग रीति रिवाजों से शासित होते थे। अब जो प्रथाएं हैं, अब हर प्रथा को कानून नहीं माना जा सकता। हर प्रथाओं को समय के साथ आज के जमाने के हिसाब से चलाया नहीं जा सकता। जैसे जो बाल विवाह है, वो आज के आधुनिक युग के अकॉर्डिंग गलत है, तो उसे नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसे विधि नहीं माना है। अब जो प्रथाएं जो पहले से चलती आई है, उनको कानून की तरफ से कब उन सॉरी उनको कब कानून की तरफ से मान्यता मिलेगी, इस बारे में हम बात करते हैं। सभी रीति रिवाजों को विधि नहीं माना जा सकता है। रीति रिवाजों को विधि बनने के योग्य होने के लिए कुछ अनिवार्यताएं होनी चाहिए। पहला क्या है कि यह प्राचीन काल से चली आनी चाहिए और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ये गुप्त रूप से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह प्रकृति में उचित होनी चाहिए, समाज की नैतिकता या स्थापित मानदंडों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा में रीति रिवाज या विधि, ये विधि के विपरीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जहाँ रीति रिवाजों को विधि द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जैसे बाल विवाह, दहेज आदि। अब बात करते हैं विधि के स्रोत के रूप में पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय विभिन्न मामलों में अदालतों द्वारा किए गए निर्णय हैं। एक अदालत का फैसला विधि का एक नियम स्थापित करता है, जो निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, अगर सेम वैसा ही केस सेशन कोर्ट में आता है या हाई कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको फॉलो किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दिया जाएगा। एक बार जब कोई अदालत किसी विशिष्ट मामले में निर्णय सुनाती है, तो अधीनस्थ अदालतें समान तथ्यों वाले मामलों में निर्णय लेते समय पालन करने के लिए बाध्य होती है। अब पूर्व निर्णय के दो भाग हैं। पहला है रेशियो डिसिडेंडी और दूसरा है ओबिटर डिक्टा। रेशियो डिसिडेंडी है कि इसे हम घूरने का सिद्धांत कह सकते हैं। ये जो रेशियो डिसिडेंडी है, ये बाध्यकारी प्रकृति की होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ऐसा सेम जजमेंट, ऐसा सेम निर्णय जब निचली अदालतों में सेम केस आएगा इसी से रिलेटेड, तो वो उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उस केस को डिसाइड करेंगे। और जो ओबिटर डिक्टा है, ओबिटर डिक्टा अन्य टिप्पणियां हैं, ये बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है। जैसे रेशियो डिसिडेंटी में केस का कारण बताया जाता है, जो निर्णय उन्होंने दिया है जज ने, उसका क्या रीजन है, उन्होंने क्या सोचा, क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन दिया। ओबिटर डिक्टा में उस निर्णयों के साथ अलग से वो टिप्पणियां करते हैं कि इसमें ऐसी चीजें भी होनी चाहिए, हम इसे ऐसा मानते हैं। तो ओबिटर डिक्टा कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं रखती है, ये सिर्फ अवलोकन या टिप्पणियां हैं और इसका केवल निचली अदालतों पर प्रेरक मूल्य है। अब विधि के स्रोत के रूप में विधान या विधायन। विधान शब्द की उत्पत्ति लेजिस्लेशन शब्द से हुई है। लेजिस्लेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कानून बनाना। अब विधान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सर्वोच्च विधा
और दूसरा है अधीनस्थ विधान। सर्वोच्च विधान का अर्थ है संसद द्वारा पारित कानून, जो संसद में बनाया जाता है। और दूसरा है अधीनस्थ विधान, जो उन अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है जो सर्वोच्च प्राधिकारी या संप्रभु के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन होते हैं। जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है, ये संसद द्वारा पारित कानून है। और जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये राजस्थान की विधानसभा द्वारा पारित कानून है। अब ये जो अधीनस्थ कानून है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आती है स्वायत्त विधि। स्वायत्त विधि वो विधि है जिसमें जैसे कंपनी के खुद के नियम हो गए, या जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटीज है, उनके नियम हो गए, ये आते हैं। न्यायिक नियम, न्यायिक नियम में उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, जिसमें उच्चतम न्यायालय क्या क्या नियम बना सकती है, जैसे अपील का नियम बना सकती है, पुनर्विलोकन से संबंधित नियम ये बना सकती है। स्थानीय विधि, स्थानीय विधि जो नगर पालिका या स्थानीय क्षेत्र के नियम होते हैं, ठीक है। उपनिवेशक विधि, जो विधानमंडल द्वारा विधायी शक्तियों का जो प्रत्यायोजन किया जाता है। और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, राज्यों के प्रशासनिक विभागों के संचालन के जो नियम होते हैं, वो होते हैं कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून। अब बात करते हैं विधि शास्त्र की विचारधाराओं की। अलग अलग समय पर अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपने अपने मतों के अनुसार विधि शास्त्र की परिभाषाएं दी, विधि शास्त्र को डिफाइन किया। कुछ लोगों ने इसे ये माना कि विधि बनाई नहीं जाती है, विधि ईश्वर द्वारा, है ना, ईश्वरीय के आदेश है। किसी ने ये माना कि ये परंपराओं से संबंधित है, किसी ने ये माना कि नहीं, जो संप्रभु है या जो सत्ता है या जो राज्य है वो विधि बनाता है, वही है, वही विधि है। किसी ने इसे सामाजिक तत्व माना, किसी ने इसे ये माना कि विधि वो है जो न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होती है, किसी ने ये माना जो नीति शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इन बातों से विधि की विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसमें प्राकृतिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा और दार्शनिक विचारधाराएं हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक विचारधारा की। प्राकृतिक विचारधारा क्या है? प्राकृतिक विचारधारा है ईश्वरीय विधि या शाश्वत विधि, ऐसी विधि जो सभी पर समान रूप से लागू होती है। ऐतिहासिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधाराओं में जो हमारी प्रथाएं और परंपराएं चलती आ रही है, इस विचारधारा की जो विषय वस्तु है वो ये है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। फिर आती है विश्लेषणात्मक विचारधारा। ये विचारधारा ये बोलती है लॉ एज इट इज, या इसे आज्ञात्मक सिद्धांत या समादेश बोल सकते हैं, कि ये टोटली ये आज्ञात्मक टाइप में है, कि बस जो है जैसी है वैसी माननी है, जैसे हमारे लॉ बन गए उसी तरीके से चलेगा। इसमें अतीत का और भविष्य का कोई संबंध नहीं है। यह प्राकृतिक विचारधारा ये सबको नकारती है। इसका ये मानना है कि जो राज्य ने विधि बना दी, बस विधि वही है। समाजशास्त्रीय विचारधारा, इस विचारधारा के अकॉर्डिंग कि विधि जो है वो सामाजिक नियंत्रण का एक उपक्रम है, और यह सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। जैसे समाज में समय के साथ जैसे जैसे बदलाव उत्पन्न होते हैं, उनके अकॉर्डिंग विधि बनती है। यथार्थवादी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि विधि है जो न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होती है। और जो दार्शनिक विचारधारा है, यह नीति शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि प्राकृतिक विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा एक ही है, ऐतिहासिक विचारधारा और समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ही है। ये सारी विचारधाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समय समय पर इन्हीं विचारधाराओं में कुछ कुछ पॉइंट अलग अलग विचारधाराओं के भी आते हैं।
अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, विधि शास्त्र की प्राकृतिक विचारधारा को। प्राकृतिक विचारधारा को प्रकृति का नियम, ईश्वरीय नियम या वह नियम कहा जाता है जो समस्त प्रकृति में विद्यमान है और समान रूप से लागू होता है। इसके इस विचारधारा के अकॉर्डिंग यह एक शाश्वत विधि है जिसमें ये सभी पर समान रूप से लागू होती है। प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय प्राचीन यूनान में हुआ। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि विधि के नैतिक सिद्धांतों का तर्क संगत विस्तार होना चाहिए, जिसमें नैतिक रूप से गलत माने जाने वाले कार्य को गैर कानूनी माना जाता है। अब सबसे पहले इसमें है प्राचीन सिद्धांत। प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के प्रथम प्रवर्तक यूनानी थे। इसके जो मुख्य प्रतिपादक है वो है हेराक्लिट्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिसरो। सुकरात के अकॉर्डिंग कि हर इंसान की जो अंतरात्मा है ना, वो अपने आप में सही गलत की गवाह होती है। जैसे ये चीज सबको पता है कि चोरी करना पाप है, ये सब जानते हैं, और कोई भी गलत काम करने से पहले इनके अकॉर्डिंग मनुष्य की जो अंतरात्मा है वो उसे रोकती है। प्राकृतिक विधि की उनकी अवधारणा में मनुष्य की अपनी अंतर्दृष्टि होती है जो उसे चीजों के बारे में बताती है कि वे अच्छी है या बुरी। उनके अनुसार यह वह अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करने में सक्षम होता है। सुकरात के अनुसार विधि के आधार का न्याय करने का एकमात्र तरीका मनुष्य की अंतर्दृष्टि है। उनके अनुसार बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। अरस्तु, इन्हें प्राकृतिक विद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मनुष्य के जीवन को दो भागों में विभाजित किया है। पहला वह जिसे ईश्वर ने बनाया है, और दूसरा इसके पास तर्क का गुण है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा शक्ति विकसित कर सकता है। अब उसके बाद आया मध्यकालीन सिद्धांत। मध्यकालीन सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक है वो है सेंट थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टाइन। थॉमस एक्विनास ने इनके अकॉर्डिंग प्राकृतिक विधि वह हिस्सा है जो प्राकृतिक कारणों से स्वयं प्रकट होती है। इन्होंने कानून को 4 चरणों में विभाजित किया है: ईश्वर का नियम, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय विधान और मानव कानून। अब बात करते हैं पुनर्जागरण सिद्धांत की। इस युग के प्राकृतिक कानून सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं हैं। यह सिद्धांत इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि सामाजिक अनुबंध ही समाज का आधार है। सामाजिक अनुबंध ये है कि पहले लोग ये मानते थे कि ये जो सारे नियम हैं ये सारे देवीय शक्ति से बने हैं या भगवान की उन्होंने उपदेश दिए हैं, उससे रिलेटेड ये प्राकृतिक विचारधारा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने यह मानना शुरू किया कि जो मनुष्य है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अनुबंध करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जिसमें लोग जैसे सोना चांदी के बदले में खाने पीने की वस्तुएं लेते थे, या एक दूसरे के साथ किसी चीज के बदले में दूसरी चीज का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो जो सामाजिक अनुबंध है, यह अनुबंध में प्रवेश करने के पहले की स्थिति है, चाहे वह स्वयं के साथ हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ। यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि पुनर्जागरण काल के दौरान प्राकृतिक कानून कैसे विकसित हुआ। अब जो थॉमस हॉब्स है, ये बेसिकली ये मानते हैं कि मनुष्य को अपनी जो मनुष्य को राज्य की या संप्रभु या शासक की शक्तियों या उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इनका ये मानना है कि हॉब्स का सामाजिक सिद्धांत सामाजिक संविदा को आधार बनाकर चलता है। सामाजिक संविदा से पूर्व मनुष्य अव्यवस्थित स्थिति में रहता था। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए उसने संविदा किया।
हॉब्स निरंकुश शासन का समर्थन करता है। हॉब्स के अनुसार अपने दुख को कम करने के लिए लोगों ने एक अनुबंध में प्रवेश किया, जिसके तहत उन्होंने अपने सभी अधिकार एक ही व्यक्ति को सौंप दिए। वह कारण जो निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के नियम से जुड़ा हो सकता है। अब जॉन लॉक है, ये हॉब्स से अलग दृष्टिकोण रखते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। इनके अकॉर्डिंग प्राकृतिक विधि का मतलब है व्यक्तियों से संप्रभु से अधिक शक्ति देना। हॉब्स ने ये माना कि लोगों को राज्य के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, शासक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लॉक ने ये माना है कि संप्रभु से ज्यादा शक्ति मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता से चलना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए मनुष्य ने सामाजिक संविदा की। इस संविदा के अनुसार मनुष्य ने अपने अधिकारों के एक भाग का अध्यापन किया और जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। लॉक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जबकि हॉब्स सत्ता का समर्थन करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रूसो की। इन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने समानता के अधिकार की सुरक्षा के लिए अनुबंध में प्रवेश किया। सामाजिक संविदा एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, अपितु युक्ति की एक काल्पनिक बात है। स्वतंत्रता और समता के अपने अधिकारों के परीक्षण के लिए मनुष्यों ने सामाजिक संविदा की है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारों को किसी एकमात्र व्यक्ति संप्रभु को नहीं, अपितु समुदाय को, जिसे सामान्य इच्छा कहते हैं, अभ्यर्पित किया है। इस सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि सरकार और विधि या सामान्य इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और स्वतंत्रता उन्होंने अपने अधिकार को एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को सौंप दिया है, जिसे रूसो ने सामान्य इच्छा के रूप में वर्णित किया है। रूसो ने बेसिकली समाज के लोगों के बीच में अपने हितों को सौंपने की बात करी है। उनके अकॉर्डिंग कि जैसे समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, या हमारे समाज में ये प्रॉब्लम्स है, इसको दूर किया जाना चाहिए, तो इन सबके खुद के हित होते हैं। तो उन हितों को जो समान इच्छा रखते हैं, वो सब मनुष्य एक साथ होके और उस समाज में अपने हितों को सौंप देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक है वो है ह्यूगो ग्रोटियस, हॉब्स, लोके, रूस एंड कांट। 19वीं सदी में प्राकृतिक विधि का पतन शुरू हुआ। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत यूरोप में हुए महान आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाते थे। इसकी बेंथम ने, ऑस्टिन ने आलोचना करी थी। ठीक है, बेंथम ने इसे प्रकृति के नियमों का दुर्जय और गैर अस्तित्व के रूप में वर्णित किया था, और ऑस्टिन ने इसे प्राकृतिक कानूनों को अस्पष्ट और भ्रामक बताते हुए इसकी निंदा करी। फिर 20वीं सदी में प्राकृतिक कानूनों का पुनरुद्धार हुआ। जो पुनरुत्थान विधि के सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक है वो है फुलर, स्टेमलर, रॉल्स, कोहलर, फ्रैकोइस, डेल वेक्चियो, गुस्ताव रेडबुक, हार्ट और डेबिन।
19वीं सदी के अंत में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पुनरुत्थान हुआ, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। यह उन विधि सिद्धांतों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा जिन्होंने सकारात्मक कानून को महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। यह महसूस किया गया कि अमूर्त सोच पूरी तरीके से निरर्थक नहीं थी। इन्होंने सकारात्मक कानून की आलोचना की है, जो इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे, इन्होंने ये माना है कि जो कुछ भी है वो प्राकृतिक विधि है। ये विधि श्रेष्ठ है। विश्लेषणात्मक सिद्धांत बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में असफल रहे। प्राकृतिक विधि के अन्य समर्थक स्टैमलर, कोहलर ने इसे प्रवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि कहा है। कोहलर के अनुसार विधिक निर्वाचन भौतिकवादी नहीं होना चाहिए और स्टैमलर ने ये बोला है कि कानून का उद्देश्य किसी एक की इच्छा की रक्षा करना नहीं, बल्कि सभी के उद्देश्यों को एकत्रित करना है। प्राकृतिक विधि का अर्थ है एक न्यायपूर्ण विधि जो सामाजिक जीवन के ढांचे के भीतर उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करती है। गुस्ताव रॉडबुक ने इन्होंने उच्च कानून के सिद्धांत की व्याख्या की है। इन्होंने प्राकृतिक कानून को उच्च कानून बोला है। हार्ट ने इसे प्राकृतिक कानून के न्यूनतम संस्करण के सिद्धांत की व्याख्या की है। उनका ये कहना है कि एक कानून प्रणाली को कुछ नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हार्ट एक विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक है। इन्होंने अपनी विश्लेषणात्मक विचारधारा में प्राकृतिक कानून के कुछ अंश को समाविष्ट किया है। फुलर वे है और होनी चाहिए के बीच कठोर विभाजन को नकारते हैं। वे कानून और नैतिकता के पृथक्करण के विरुद्ध है। फुलर के अकॉर्डिंग जो कानून और नैतिकता है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं है। कानून को नैतिकता के साथ ही चलना चाहिए। वे कर्तव्य की नैतिकता और आकांक्षा की नैतिकता के बीच अंतर करने का प्रयास करते हैं। शब्द विधि की आंतरिक नैतिकता फुलर से संबंधित है।